गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज फेडरलिज्म। कल की क्लास में हमने जितना कवर किया उसके बाद फेडरलिज्म जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वी आर गोइंग टू डील विद इट। फेडरलिज्म के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ फेडरलिज्म एंड along with it some important statements। तो कुछ जूरिस्ट हैं, उनके important statements हैं जो कि ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। कोट एंड कोट करके उनका स्टेटमेंट आता है और फिर आता है कि दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मार्क करके आ जाते हैं। देन जजमेंट्स, केस लॉज रिगार्डिंग द फेडरलिज्म एंड देन असेसमेंट। मतलब इसमें हम एक क्वेश्चन को डील करेंगे और वो क्वेश्चन क्या है कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी। इस क्वेश्चन पहले हम ये सब चीज पढ़ेंगे एंड देन एट लास्ट हमें इसका आंसर मिलेगा कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी। तो सोर्सेस पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म है उसका सोर्स हमें कहाँ से मिला है? सो फेडरलिज्म इज टेकन फ्रॉम दी अमेरिकन। फेडरल स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस इज टेकन फ्रॉम दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जब हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया तो गया है ये आइडिया, बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफरेंस है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर एक अग्रीमेंट से बना है। जैसे स्टेट्स होते हैं, जैसे सेंटर होता है और स्टेट्स होते हैं। अब अमेरिका में क्या है कि वहां पे स्टेट्स होते हैं और सेंटर होता है, लेकिन स्टेट्स और सेंटर अलग अलग लॉज होते हैं और डबल कोर्ट सिस्टम भी होता है वहां पे। तो इन सब से क्या मतलब है कि वहां पे एक फेडरेशन तो है, पर वो फेडरेशन बना कैसे है? थ्रू एन अग्रीमेंट। बट इन इंडिया हमारे पास ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पे फेडरेशन नहीं है, यहाँ पे यूनियन है। ओके, और कोई अग्रीमेंट नहीं है। वहां पे अमेरिका में फेडरेशन है एंड फेडरेशन इज थ्रू द अग्रीमेंट। एंड इन इंडिया देयर इज नो अग्रीमेंट, देयर इज ओनली यूनियन। अच्छा, ये यूनियन फेडरेशन ये कैसे मैं बता रही हूँ? सो दिस इज रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So take out your Bayarect and read Article 1, Subclause 1 along with me. Okay. India, that is Bharat, shall be union of states. Union of states. तो union of states सबसे पहले ये नॉमेनक्लेचर कहाँ से लिया गया है? जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया, यूनियन ऑफ स्टेट्स इज टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो नाउ दिस इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। यहाँ पे कहीं पे भी ये वर्ड यूज किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत shall be the फेडरेशन ऑफ स्टेट्स या फिर अग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स, नहीं। यहाँ पे लिखा गया है केवल यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस यूनियन हमने फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं लिखा? तो इसके पीछे बी आर अम्बेडकर जी ने, Dr. B.R. Ambedkar clearly stated that we are using the word union instead of federation because we do not wanted a tight mold of federation। हमें एक टाइट मोल्ड नहीं चाहिए फेडरेशन का, हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो हम अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ चेंज कर पाए। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स और सर्कमस्टांसेस अराइज हो वैसे हम वैसे हम चेंज हो जाए। जैसे कभी यूनिटरी बन जाए फेडरल स्ट्रक्चर हमारा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा, कभी फेडरल बन जाए। तो बी आर अम्बेडकर ने क्लियरली मेंशन किया कि हमने आर्टिकल 1 में यूनियन वर्ड को इसलिए रखा है, फेडरेशन को इसलिए नहीं रखा, बिकॉज वी डू नॉट वांट ए टाइट मोल्ड ऑफ फेडरेशन। इंस्टीड वी want a structure which changes according to the needs and circumstances of our political system। okay, so now अच्छा, अब एक सोर्स तो ये हो गया, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने फेडरल स्ट्रक्चर वहां से लिया है। अब दूसरा सोर्स जो होता है इसका वो है एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 लिस्ट जो आप 7th शेड्यूल पढ़ते हैं जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये कॉन्सेप्ट जो कि आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल को हमेशा एक साथ पढ़ना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया है? मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ 3 लिस्ट इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का जो फेडरलिज्म हम पढ़ रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से तो इसका आइडिया लिया ही है, बट इसका कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमने लिया है. ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सम जूरिस्ट. अच्छा, सम जूरिस्ट, तो इसमें फेडरलिज्म जब भी आप करो तो उसमें एक जूरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके स्टेटमेंट्स हमेशा आते हैं एग्जाम में. तो उनका नाम है प्रोफेसर केसी वेयर. तो पहला जूरिस्ट है प्रोफेसर केसी वेयर. प्रोफेसर केसी वेयर. उनकी बुक का नाम है द फेडरल गवर्नमेंट. ये उनकी बुक का नाम है, द फेडरल गवर्नमेंट. ओके, प्रोफेसर वेयर ने दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बोले हैं रिगार्डिंग द फेडरलिज्म. तो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल. एंड क्वासी फेडरल मतलब कि ये मैं आगे आपको बताऊंगी. जैसे ना तो वो पूरा यूनिटरी है, ना ही वो पूरा फेडरल है. क्वासी फेडरल मतलब सेमी फेडरल, वो आधा फेडरल है आधा यूनिटरी है. ठीक है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन बाय प्रोफेसर केसी वेयर इज a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features. A unitary state with subsidiary federal features मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? A unitary state with subsidiary federal features. एक यूनियन यूनिटरी स्टेट, जैसे ये यूनिटरी स्टेट है और इसमें सब्सिडियरी इसके सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स है. ठीक है. rather than federal states with subsidiary unitary features. ये नहीं है, ये है a unitary state. ये आ गई इसमें states बहुत सारी. a unitary, अब ये पूरा एक यूनियन बन गया states का. a unitary states with subsidiary federal features rather than federal states, ये अलग अलग states हैं with subsidiary unitary features. ठीक है. so ये स्टेटमेंट था प्रोफेसर, ये दो स्टेटमेंट है प्रोफेसर केसी वेयर के, और एग्जाम में ये दोनों स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट जूरिस्ट इज प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स. ओके, इसके आगे प्रोफेसर नहीं है. आइवर जेनिंग्स. आइवर जेनिंग्स कौन है? ये आपने जूरिस्प्रूडेंस में भी बहुत पढ़ा होगा. आगे जूरिस्प्रूडेंस मैं पढ़ाऊंगी, मैं भी उसमें पढ़ाऊंगी आइवर जेनिंग्स के बारे में. तो आइवर जेनिंग्स बेसिकली वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्सपर्ट हैं. सो ही सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी. फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी मतलब फेडरेशन तो है, फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी. इसका मतलब है कि जब स्टेट को सेंटर को ऐसा लगेगा कि यहाँ मेरे को सुपीरियर होना है, यहाँ मेरे को अपना लॉ बनाना है, तो वहां उसकी टेंडेंसी कैसी आ जाएगी? सेंट्रल हो जाएगी. ठीक है. वहां सेंटर के ही लॉज प्रिवेल होंगे, स्टेट के नहीं. तो आइवर जेनिंग्स का ये स्टेटमेंट था. नाउ थर्ड इज ऑस्टिन. अब ऑस्टिन के बारे में तो सब सुना होगा, एटलीस्ट सबने. ऑस्टिन जूरिस्ट का नाम बहुत फेमस है. एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के वो हैं वो फादर. नाउ ऑस्टिन एंड A.M. Birch, they coined the term cooperative federalism. अच्छा, तो अब इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे? फेडरलिज्म. अब इन्होंने एक नया टर्म को लेके आए जो कि क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब इन्होंने बोला कि रीजनल और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों अलग अलग काम करेंगी. रीजनल और सेंट्रल स्टेट्स एक साथ काम करेंगी टू अटेन द मेन ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट डज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन? दे सेड
It is neither a purely federal nor purely unitary feature. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये है कि ना तो पूरा फेडरल है और ना ही पूरा यूनिटरी है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का ब्लेंड है, और उसको टर्म क्या बोला गया है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. नाउ एक हमारा है मॉरिस जोन्स, फोर्थ है हमारे जुरिस्ट मॉरिस जोन्स, और इन्होंने बार्गेनिंग फेडरलिज्म के को कॉइन किया है. बार्गेनिंग फेडरलिज्म में एज सच कुछ आता नहीं है, ना अभी तक कुछ आया है. बस एक दो बार ये क्वेश्चन आया है कि दिस टर्म बार्गेनिंग फेडरलिज्म वाज कॉइन्ड बाय, तो उसका आंसर है मॉरिस जोन्स. तो नाउ अब ये हमने 4 जुरिस्ट के बारे में पढ़ा है, उनके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द केस लॉज. सो केस लॉज में आज एक इंपॉर्टेंट आता है गंगाराम मूलचंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2000. गंगाराम मूलचंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. गंगाराम मूलचंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2000 का ये केस है. ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने 4 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को बताया था. कौन कौन से हैं वो 4 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? सो फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, वो बताया कि देयर मस्ट बी अ डुअल गवर्नमेंट. ठीक है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग. कॉमन चीज थी ये, फेडरलिज्म के लिए ये होना तो जरूरी है ही. नाउ सेकंड बताया कि देयर मस्ट बी अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर. क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए. ठीक है, तो ये कहाँ पे है? लिस्ट 7, शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246. शेड्यूल 7 एंड आर्टिकल 246. शेड्यूल 7, हाँ सही बोल रही हूँ मैं. ओके, सो थर्ड वन इज कि पहला ये हो गया, एंड थर्ड वन इज सुपरमेसी ऑफ लॉ. लॉ की सुपरमेसी होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स. तो ये जो 4 फीचर्स थे, ये गंगाराम मूलचंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बताए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और इससे हमें ये पता चला इस केस लॉ से कि देयर मस्ट बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ. ठीक है, ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने 4 फीचर्स बताए, और साथ में ये भी बोला कि देयर मस्ट बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ, दैट इज यूनिटरी फीचर्स एंड फेडरल फीचर्स. Now we will move towards the next case law, that is सबका फेवरेट फंडामेंटल राइट्स केस. किसे कहा जाता है? केशवानंदा भारती केस 1973. ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, federal structure of our political system is the basic structure of constitution. In this case, it was held by the Supreme Court that federal structure of our political system is the basic structure of constitution. Now, next case law is S.R. Bommai 1994. S.R. Bommai केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, इस केस में फेडरलिज्म के अलावा और किसी को भी बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया था. क्या था वो? सेक्युलरिज्म. Okay, now Vaman Rao versus Union of India 1981. In this case, same, it was repeated by the Supreme Court that federalism is a basic structure of constitution. Now, I.R. Coelho versus Union of India 2007 का केस है ये. अच्छा, this case was important
इस केस में क्या बोला गया था? अच्छा, 9th शेड्यूल, इसे फेमसली नोन एज 9th शेड्यूल केस। फर्स्ट इस केस से हुआ क्या था कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1950, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, और इसने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था 9th शेड्यूल को, और इसमें बोला गया था कि कोई सा भी ऐसा लॉ जो कि 9th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, those laws are free from the judicial interference, उनका जुडिशियल इंटरफेरेंस, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या, वो कौन, किसने बोला था? ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने 9th शेड्यूल को जब लाया था। बट इन दिस केस, दैट इज IR कोहिलो's केस, it was held that after 24th of April 1973, 1973 तब केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, आफ्टर 24th of April। इस डेट के बाद जो कोई भी लॉज 9th शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे, उस सभी केस लॉज को उन सभी केस में, उन सभी लॉज में जुडिशरी कैन इंटरफेयर। इन इस डेट के बाद से जो कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे, जुडिशरी कैन इंटरफेरेंस इन दोज लॉज। ठीक है, तो ये केस था हमारा। अब इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी? इसका कुछ आंसर मिला, इसका कुछ आंसर हमें मिला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी। तो कैसा है वो? ना तो अब ये है ना ये, वो क्वेसी फेडरल है, मतलब सेमी फेडरल। तो इसका आंसर हमें क्या मिला? क्वेसी फेडरल। अगर हम इसे दूसरे वर्ड्स में बोलें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर, बट उसके सेंट्रल के कुछ क्या टेंडेंसी है? सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सेंटर की कुछ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। नाउ वी विल डील विद दोज केसेस, दोज आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे हमें ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ सेंटर स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, अब हम उन आर्टिकल्स को वन बाय वन थॉरली रीड करेंगे। So now we will deal with the strong unitary features कि कौन कौन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे से हमें पढ़ के ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंटर है, उसकी पावर ज्यादा है। तो आर्टिकल ये आते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस एंड इन एबनॉर्मल कंडीशंस। एबनॉर्मल कंडीशंस जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे we will talk about the normal conditions. So first is article 249. So बेयर एक्ट, अगर बेयर एक्ट रीडिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर एक्ट रीडिंग के बिना कुछ नहीं समझ आएगा। और बेयर एक्ट से ही ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनते हैं अधिकतर। वैसे मैं आपको कराऊंगी इन शॉर्ट्स में, आप मेरे शॉर्ट्स देखना, उसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी पूरा फेडरलिज्म से रिलेटेड, पर बेयर एक्ट की रीडिंग भी जरूरी है। So power of Article 249, power of Parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, if the Council of States, मतलब Rajya Sabha, has declared by resolution supported by not less than 2/3 of members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest. अच्छा, ये आर्टिकल बेसिकली ये कहना चाहता है कि इफ राज्यसभा बाय 2/3 मेजोरिटी एक ऐसा रिजोल्यूशन पास करता है कि जैसे जीएसटी या फिर कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में है कि इससे रिलेटेड पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, ठीक है, ऐसा कौन पास करता है? राज्यसभा बाय 2/3 मेजोरिटी। तो देन वो उसमें पार्लियामेंट अपना लॉ बनाएगा। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 249। यही बोलता है वो कि वो नेशनल मतलब कि जीएसटी या फिर कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट जो नेशनल जो स्टेट्स में हो या फिर नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो सब्जेक्ट अभी इम्पोर्टेंट हो, तो और एक्सपीडियंट इन नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी
or any matter enumerated in state list specified in the resolution, it shall be lawful for the parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force. तो अभी हम आर्टिकल 249 का सब क्लॉज 1 ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अभी वही है, ठीक है। तो ऐसा कोई सा भी जब राज्यसभा कोई भी रिजोल्यूशन पास करता है बाय 2/3 मेजोरिटी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे जीएसटी या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो स्टेट सब्जेक्ट में है, जो स्टेट लिस्ट में है, और ऐसी नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इमरजेंसी नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, तो अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर करता है, रिजोल्यूशन पास करता है कि इसमें पार्लियामेंट को ही लॉ बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट विल मेक लॉ अंडर आर्टिकल 249. Now the next is Article 252. So Article 252 is power of Parliament to legislate for 2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other states. इसमें क्या होता है कि जैसे दो स्टेट्स हैं, वो दो स्टेट्स आपस में अग्री हो जाती हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा लॉ है तो हम दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और वो लॉ वो दोनों स्टेट्स पार्लियामेंट के पास जाते हैं कि आप हमारे लिए कोई ऐसा लॉ बनाओ जो हम दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो पार्लियामेंट विल मेक दैट पर्टिकुलर लॉ विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ आर्टिकल 253, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स. तो जहां कहीं भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और कन्वेंशन से रिलेटेड लॉज होंगे वो कौन बनाएगा? अंडर आर्टिकल, वो पार्लियामेंट बनाएगी अंडर आर्टिकल 253. नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल 254, डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी आ जाता है आर्टिकल 254 में. 254, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. ठीक है, अच्छा ये क्या बोलता है कि इफ एनी प्रोविजंस ऑफ अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इज रिपग्नेंट मतलब इज इन conflict to any provision of a law made by the parliament which parliament is competent to enact, or to any provision of the existing law with respect to any one of the matters enumerated in concurrent list, then subject to the provision of clause 2 the law made by the parliament shall prevail. ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर आर्टिकल 254 बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी कि अगर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इसकी लास्ट लाइन क्या है कि and a law made by the legislature of state shall to the extent of the repugnancy be void. जहां तक रिपग्नेंसी रहेगी स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ तब तक वहां पे void रहेगा. ठीक है, नाउ आर्टिकल 304 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब 304 निकालिए. मैं आपको ये बेसिकली बहुत बेसिक लैंग्वेज में बता रही हूँ. ठीक है, restrictions on trade, commerce and intercourse among states. Notwithstanding anything in Article 301 to 303, the legislature of a state may by law. कौन? The legislature of state. यहाँ पे restrictions कौन लगा रहा है? The legislature of state. Impose on goods imported from other countries or any tax, मतलब tax लगा दे, या imported with the goods and manufacture produce, impose any reasonable restrictions लगा दे on the freedom of trade and commerce public interest में. ठीक है, तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन दी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. ठीक है, लेकिन अब लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स, तो इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है रिस्ट्रिक्शंस. लेकिन आगे पढ़िए. Provided that no bill or amendment for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president. आ गया ना unitary, आ गया ना strong unitary. Although restrictions can be imposed by the state legislature, but any bill cannot be passed in the state legislature without the assent from the president. Now second is Article 3 का proviso. Now take out Article 3 का proviso. Article 3 is formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of the existing states. इसका proviso क्या बोलता है?
प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज, मतलब कि जैसे इंक्रीज इन एनी स्टेट और ये सब डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी टेरिटरी, तो ये जो हमारे ऑल्ट्रेशन एंड बाउंड्रीज ये सब किसी भी स्टेट के ऑल्ट्रेशन वगैरह ये सब इनसे रिलेटेड है कि provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendations of the president। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया स्ट्रॉन्ग यूनिटरी। ठीक है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी ऐसा आप बाउंड्री किसी भी स्टेट की ऑल्टर नहीं कर सकते हो। Okay, and the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing the views. Now the next is article 256. Now take out article 256. Obligations of states and the union. The executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the parliament. जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको स्टेट को अपने यहाँ पर ऑब्लिगेट करना ही करना पड़ेगा। जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसको स्टेट को अपने यहाँ पे ऑब्लिगेट करना पड़ेगा। इससे मतलब है कि स्टेट को उसको फॉलो करना पड़ेगा, और इफ स्टेट डजंट फॉलो इट तो वो क्या होगा, वहां पे इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है, क्योंकि फेलियर इन द स्टेट्स फंक्शन मशीनरी आ जाता है वहां पे कि स्टेट अपना काम नहीं कर पा रही है, तो इमरजेंसी लग जाती है वहां पे। Now the next and the last one is article 257, that is control of union over states in certain cases. Control of union over states in certain cases, कौन से cases हैं वो? The executive power of every state shall be so exercised as to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. Parliament जो कि union है वो कोई भी directions under article 257 state legislature को दे सकती है, and state legislature has to follow that direction. And the executive second clause, the executive power of the union shall also extend to the giving of directions of a state to construction or maintenance of means of communication declared in the direction to be of national or military importance. इसका मतलब ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस किस लिए भी दे सकती है, फॉर द पर्पस ऑफ, यहाँ पे लिखा है ना, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसे अंडरलाइन कर लो कि अगर यूनियन अगर चाहेगी कि इस वाले हाईवे को नेशनल हाईवे, इस वाले वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज बना दिया जाए, तो वो डायरेक्शन देती है और स्टेट हैज टू फॉलो दैट डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, the executive power of the union shall also extend to the giving of directions to a state as to the measures to be taken for the protection of the railways within the state। मतलब कि वो डायरेक्शन ये भी दे सकती है यूनियन स्टेट को कि आप रेलवेज का प्रोटेक्शन करो। ठीक है, सो ये इन केस लॉ इन आर्टिकल से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं दिखी ना आपको, नॉर्मल कंडीशन में भी यूनिटरी प्रिवेल करता है ओवर द स्टेट। नाउ देयर आर सम एबनॉर्मल कंडीशंस जो कि है आर्टिकल 350, तो आर्टिकल 250, 353 ए एंड बी, आर्टिकल 82 सब क्लॉज 2 प्रोवाइजो, आर्टिकल 354, 359। तो हम ये भी पढ़ते हैं, आर्टिकल 250 पे आइए। आर्टिकल 250 इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट with respect to any matter in the state list if the proclamation of emergency is in operation। अगर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो पावर आ जाती किसके पास, पार्लियामेंट के पास, कि कोई सभी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में है, जहां की स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाना था, लेकिन क्योंकि वहां पे इमरजेंसी है तो वहां पे लॉ कौन बनाएगा, इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आर्टिकल 250, ये जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे तो मैं आपको इन डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये अभी हम केवल किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ द सेकंड वन इज आर्टिकल 353 ए एंड बी। आर्टिकल 353 निकालो। इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी while a proclamation of emergency is in operation।
इमरजेंसी लगी हुई है। अब notwithstanding anything in this constitution, the executive power of the union shall extend to the giving of directions to any state as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised. Executive power, usko underline karo, executive power of the union shall extend to the giving of directions to any state as to the manner in which executive power thereof to be exercised. मतलब जहां पे इमरजेंसी लगी हुई है, तो ये आर्टिकल 353 बेसिकली इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी बताता है। तो इसका सब क्लॉज ए क्या बोलता है कि जहां पर भी इमरजेंसी लगी हुई है वहां पर आर्टिकल 3 जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो यूनियन है, बेसिकली उसके लॉज उसकी हम ऐसा मानेंगे कि उसकी टेरिटरी इंक्रीज हो गई है रूल करने की। ठीक है, द यूनियन शैल एक्सटेंड टू गिविंग डायरेक्शंस टू एनी स्टेट। ठीक है, तो वो किसी भी स्टेट को जहां पे इमरजेंसी है उसको डायरेक्शंस दे सकता है। नाउ क्लॉज बी इज the power of parliament to make laws with respect to any matter shall include power to make laws, conferring powers and imposing duties, or authorizing the conferring of powers and imposition of duties upon the union or officers or authorities of the union as respects that matter, notwithstanding that it is one which is not enumerated in the union list. मतलब कि जहां पर भी इमरजेंसी लगी हुई है वहां पर यूनियन लिस्ट मतलब वहां पे यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है या नहीं है, दैट डजंट मैटर, वहां पे पार्लियामेंट की ही प्रिविलेंस होगी। नाउ वी विल डील विद आर्टिकल 82 सब क्लॉज 2 प्रोवाइजो। आर्टिकल 82 पे आओ। Article 82 talks about the lifespan of Lok Sabha. Article 82. Article 82. Let me check. Sorry, this is Article 83. This is Article 83. Article 83 सब क्लॉज 2 प्रोवाइजो। सो आर्टिकल 83 मैं भी तो कहूँ ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसका सब क्लॉज 2 पढ़ना है हमें। द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा हाउस ऑफ पार्लियामेंट का लाइफ टाइम होता है 5 years। ठीक है, और उसका लाइफ टाइम कितना होता है 5 years, और ड्यूरिंग इमरजेंसी वो 1 साल के लिए और बढ़ा दी जाती है। और जब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाए, 5 years उसका लाइफ स्पैन होता है, इमरजेंसी के टाइम पे वो और एक्सटेंड हो जाती है 1 साल के लिए, और जब इमरजेंसी सीज हो जाती है तब विद इन 6 months लोकसभा को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। सो नाउ the House of People, unless sooner dissolved, shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer, अच्छा इसका प्रोवाइजो पढ़ना है हमें, provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by the Parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time, and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation of emergency ceased to operate. इसका मतलब यही है कि जब इमरजेंसी वैसे 5 years होता है, जब इमरजेंसी लग गई 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 months में उसे डिसॉल्व होना पड़ेगा। नाउ आर्टिकल 354, application of provisions relating to distribution of revenue while a proclamation of emergency is in operation। जब भी proclamation of emergency is in operation होगा तो distribution of revenue होना चाहिए किस किस के बीच में, देख लो एक बार पढ़ लो। The parliament may, while a proclamation of emergency is in operation, by order direct that all or any of provisions of article 268 to 279 shall for such period not exceeding in any case beyond the expiration of the financial year in which such proclamation ceases to operate as may be specified in the order have subject to the such expression। ठीक है,
तो दिस टॉक्स अबाउट दैट दी आर्टिकल 354 जब भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होगा देन देयर शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ आर्टिकल 359 जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और सस्पेंशन के बारे में ये बात करता है. So suspension of enforcement of rights conferred by part third during emergencies. Part third of the Indian Constitution क्या है? Fundamental rights. तो जब भी इमरजेंसी होगी तो पार्ट थर्ड के जो राइट्स आप हम लोगों को मिले हुए हैं वो राइट कैसे सस्पेंड हो जाएगा और कौन सस्पेंड करेगा उन्हें? प्रेसिडेंट. ठीक है. तो आर्टिकल 359 इस बारे में डील करता है. तो ये सब आपको दिख रहा होगा, सब इमरजेंसी के टाइम की आर्टिकल्स हैं ये. और एबनॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में ये आर्टिकल्स आ जाते हैं. तो इन आर्टिकल्स को अब हमें पढ़ के ये पता चलता है कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम कैसा है. यूनिटरी विद फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ एक क्वेश्चन जो मेंस में अधिकतर पूछा जाता है या आपकी आंसर राइटिंग के लिए अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो कॉलेज के एग्जाम में आपको मिल जाएगा. ये क्वेश्चन क्या है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज बेसिकली फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर एग्जामिन. तो इसमें यही सारे केस लॉज आएंगे, ये सारे केस लॉज और ये सारे केस लॉज, बस इनके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है. और बाकी जो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना फेडरलिज्म का, देन ये सब आ जाएंगे. ओके. सो दिस इज अवर फेडरलिज्म टॉपिक. अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी. उसमें मैं यहाँ पे मतलब आई विल गिव यू सम PYQs, तो आप उनको सॉल्व कीजिए. ओके. थैंक यू.